गुड इवनिंग इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से लेके जा रहे होंगे। और तैयारी का ये है कि आपका पहला ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आज। और उम्मीद करते हैं आप लोग अपना अपना रिवीजन इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को ख़त्म होते ही जितना भी आपका की कंसेप्ट है, जितना भी आपका थ्योरी है, आप एक प्रॉपर वे में इसको अच्छे से रिवाइज करके इसको ख़त्म ही कर डालें। अगला एसएफडी बीएमडी होगा इसके बाद। उससे पहले इस सब्जेक्ट को खत्म होते ही आप पहले एक बार सारा कंसेप्ट देख लेंगे, जितना भी की कंसेप्ट आपको नोट किया करवाया है, इधर उधर लिखा होगा आपने कहीं या फिर नोट्स में ही लिखा होगा, सब सारा रिवाइज कर जाइए। और उसके बाद जो है सो अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 279 तक कर दिया था, 280 से आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। तो 280 में पहला क्वेश्चन है, 280 का आ रहा है। द 10 सेंटीमीटर गेज लेंथ ऑफ द मार्क ऑन द टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन विच वर्किंग एरिया 100 वर्किंग एरिया दे रखा है कितना, 101 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फोर्स 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द स्पेसिमेन एंड द गेज लेंथ 10.1 सेंटीमीटर। देन द मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। देखिए, अ 10 सेंटीमीटर गेज लेंथ ऑफ मार्क ऑन अ टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन व्हिच वर्किंग एरिया दे रखा है इतना एंड फोर्स 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्पेसिमेन विथ दैट लोड स्टिल अप्लाइड। द गेज लेंथ फाउंड टू बी 10.1 सेंटीमीटर। देन द मॉडुलस ऑफ द मटेरियल पूछ रहा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल है ये, मॉडुलस नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा चेंज इन लेंथ में क्या लिखते हैं, पी एल अपन यही लिखते हैं। ठीक है। डेल्टा एल बाय एल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये एल को इधर भेज दीजिए और पी बाई ए इंटू 1/E लिखेंगे। और डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन के गेज लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, 10.1 हो रहा है और 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर और फोर्स कितना बता रहा है 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। और ये वो कितना हो गया, एरिया देखिए कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 100 mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1/E हो गया। आपसे E पूछा है, इसको E पूछा है तो E को इधर भेजिए। तो ये सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर गया और एक ये जीरो है तो डिवाइड बाय 10 हो गया। तो E को इधर भेजिए, तो E इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 100 डिवाइड बाय 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 100 से 100 चला गया और 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जीपीए लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 10 जीपीए, इक्वल टू आ गया 10 जीपीए। आपका आंसर क्या हो गया 10 जीपीए, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 280 का हो गया, 281 पे चलिए। 281 पे, द सिंपल ऑफ बेंडिंग थ्योरी दैट वन एजम्पशन दैट द मटेरियल ऑफ द बीम इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक बोल रहा है, द एजम्पशन इज इमींस। पहले सबसे पहले बात करिए आइसोट्रोपिक की। आइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होता है जिसका सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में मिल जाए आपको, तो उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। एक पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट की भी बात कर लो आप, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगा किसी भी डायरेक्शन में। तो अब मैच कर लीजिए, द नॉर्मल स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा है और इलास्टिक कांस्टेंट की बात कर रहा है। ये नॉर्मल स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विथ प्रोपोर्शनल इन द प्रोपोर्शनल, ये भी नहीं, इलास्टिक कांस्टेंट आर द सेम इन ऑल द डायरेक्शन, ये सही है। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, इलास्टिक कांस्टेंट वेरीज लीनियरली विद द मटेरियल, नहीं, सेम ऑल डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। 182 में 282 का आइए, 282 सर्किट बॉक्स कॉपर रॉड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड हैज चेंज टू द गैप। देखिए कितना दे रखा 0.3 mm, तो ये दे रखा 0.3 mm का। द between the end of the rod Q and the rigid wall, the temperature of the rod is increased to 70 degree when the compressive stress acting in the rod PQ। और कंप्रेसिव स्ट्रेस आपसे पूछा है, यानी कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस दे रखा है और अल्फा भी आपको दे रखा है। चलिए, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है कि थर्मल स्ट्रेस अगर इसमें अगर ये कुछ गैप पे है तो इसको लिखते हैं क्या, E इंटू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस जितना गैप है वो और कितने लेंथ में है वो। तो चलिए ई को रखते हैं 100 जीपीए रखा है, तो 100 इंटू 10⁻³ ये हो गया कितना, एमपीए में आंसर दे रखा है, एमपीए हो गया।
एमपीए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल कितना रखा है, एल दे रखा है लेंथ, लेंथ दे रखा है 500 mm का, 500। अल्फा दे रखा है 15 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा का रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी लिखेंगे तो 70 से जा रहा है 25 पे, तो ये हो गया कितना 25 पे, तो ये हो जा रहा 5 और ये हो गया ये कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 डिग्री से 45 डिग्री माइनस 0.3 mm। और लेंथ दे रखा है कितना, लेंथ दे रखा है आपको 500 mm का। इसको डिवाइड करिए 100 इंटू 10⁻³ इंटू 500 10⁻³ ना 500 इंटू 15 इंटू 45 और इंटू 10⁻⁻6 है, तो ये कितना हो गया ये हो गया 0.3375 हो गया। ये आ गया 0.3375 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 500। अब इसको काट लीजिए, ये हो गया -3 माइनस 0.3 और इंटू 100, 0.3 डिवाइड बाय 500 और इंटू 100 इंटू 10⁻³ यानी कि 1000। ये कितना आ गया, ये आ गया 7.5, ये आ गया 7.5, ये हो गया न्यूटन पर mm² और एमपीए बोल सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 7.5 एमपीए। ये हो गया सिग्मा थर्मल। सिग्मा थर्मल आपका ये आंसर आ जाएगा, आप काट पीट कर लेंगे पर ये कंसेप्ट यही है। मेन कंसेप्ट आपका कौन सा है, मेन कंसेप्ट ये है। आप इसी ये आपका फार्मूला अगर लगाइए और आंसर पा लीजिए, जैसे भी आप डालो इसमें फिट करो वैल्यू और आंसर गेट कर लो, ठीक है। 283 पाई है। स्ट्रेन रजिस्टर्स are used to measure the shear strain, measure the volumetric strain, measure the linear strain। स्ट्रेन रजिस्टर, स्ट्रेन इसको स्ट्रेन रजिस्टर को स्ट्रेन रॉजिट भी आपने स्ट्रेन रॉजिट पढ़ा होगा, स्ट्रेन रॉजिट पढ़ा होगा, स्ट्रेन रॉजिट पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये स्ट्रेन रजिस्टर या रॉजिट जो है ये किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रेन रजिस्टर लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो 283 का आंसर क्या हो जाएगा, 283 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 283 हो गया, 284 पे आइए। द स्टील रॉड ऑफ लेंथ एल डायमीटर डी फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्टील लेंथ फिक्स्ड एट बोथ एंड द यूनिफॉर्मली हीटेड टू a temperature delta T, then the modulus of elasticity of E and the thermal expansion of coefficient alpha, then thermal stress क्या होगा। थर्मल स्ट्रेस को क्या लिखते हैं, थर्मल स्ट्रेस को लिखते हैं कितना, सिग्मा थर्मल लिखेंगे। सिग्मा थर्मल इसको लिखते हैं क्या, ई अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी कौन सा है, ई अल्फा डेल्टा टी, ये तो स्ट्रेन है, और ये ई अल्फा डेल्टा टी है, ये भी नहीं है, और ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ये रखिए कि फिक्स्ड है, वो दोनों एंड फिक्स्ड है इसलिए होगा, अगर फिक्स्ड नहीं होता तो फिर जीरो हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 225 नंबर पे आइए, 285 नंबर पे। द स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm² एंड 1 मीटर लॉन्ग सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स 100 किलोन्यूटन। व्हाट इज द टोटल इलोंगेशन ऑफ द रॉड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द, ये दे रखा है। डेल्टा पूछा है आपको, PL/AE से करिए, PL/AE से करिएगा, ठीक है। तो डेल्टा का P का वैल्यू रखिए, कितना दे रखा है, 1 मीटर लॉन्ग सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स 40 किलोन्यूटन, तो 40 इंटू 10⁻³ रखिए, तो ये क्या आ गया न्यूटन। और लेंथ का वैल्यू रखिए, कितना दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको, और 1 मीटर लेंथ दे रखा है, तो 1000 mm हो गया, ये 1000 mm हो गया ये। और एरिया दे रखा है कितना, एरिया दे रखा है 100 mm², 100 mm²। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। इसको ये रखे 200 GPa को ये रखा, और ये वैल्यू आपका न्यूटन में है, ये न्यूटन हो गया, न्यूटन से न्यूटन पर mm², और ये फिर न्यूटन पर mm², ये आपका गया, ठीक है। अब ये mm बच गया, अब इसको काट लीजिए, 10⁻³ से 10⁻³ चला गया, और 1 2 और 1 ये 3, 2 3 चला गया, तो और ये 40 का 1 0 और चला गया। चलिए 1 0 और चला गया, तो अब बच गया कितना, 4/2,
4/2 mm, यानी कि 2 mm बच गया आंसर इसका। 285 का आंसर आ जाइए 2 mm। ये सॉरी, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, 2 mm। ये हो गया 2 mm, ये आंसर हो गया 2 mm। चलिए 2 mm आंसर आ गया। अब आंसर आपका डी हो गया, 285 हो गया, 286 पाइए। द मेंबर ऑफ ABCD सब्जेक्टेड टू अ फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर, द रिस्पेक्टिव फोर्स इन द BC। देखिए फोर्स इन BC पूछा है, इसमें फोर्स पूछा है आपको, तो FBD बना लीजिए। FBD बनाइएगा तो पहला FBD क्या आएगा, पहला पहला आपको बॉक्स ये है, और दूसरा बॉक्स आपका ये है, और तीसरा बॉक्स आपका ये है, ठीक है। और इसमें इसमें पूछा है, तो चलिए इसमें पहला दे रखा है, ये दे रखा कितना 45 है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 45, तो इसमें क्या आएगा, ये है 45। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे काम आपका बदल रहा है। यहाँ पे क्या बदल रहा है कि इस पॉइंट पे बोल रहा है 365 लग रहा है, 360, इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, 365 लग रहा है, तब आपको दिखेगा। ओ सॉरी, ये हो गया आपका ये है आपका। अब इसमें आइए, इसमें क्या बोला है, ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45। और इसी पॉइंट पे बोला है आपको क्या, कि एक 365 का इधर से लग रहा है, 365 का इधर से लग रहा है। तो नेट अगर हम बनाना चाहें, ये आपका बॉडी है, और 45 इधर और 365 इधर, तो 365, 365 माइनस 45, 320। तो ये कितना आ गया, 320 का कंप्रेसिव आ गया, 320 का कंप्रेसिव, ये भी 320 का कंप्रेसिव। अब ये कितना आ गया इधर, ये आया 320 का। और इस पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि 450 इधर लग रहा है, 450 इधर लग रहा है। तो 450 में से 320 को घटा लीजिए, माइनस 450 करिए, तो 130 आ गया, 130 आ गया। 130 किधर, 130 टेंसाइल, तो 130, ये 130 और ये 130 मैच कर गया, तो मतलब अपना डायग्राम जो है सही है। ये फोर्स मेंबर ए बी है, ये ए बी है, ये आपका BC है, और ये आपका CD है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आंसर आपको इसमें पूछा है, इस मटेरियल में पूछा है, तो आप कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, कंप्रेसिव आ रहा है, डायरेक्शन देख लीजिए, कंप्रेसिव कंप्रेसिव आ रहा है, और कितने का आ रहा है 320 का। 286 का आंसर क्या हो जाएगा, 286 का आंसर हो जाएगा डी, कंप्रेसिव और 320 किलोन्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 286, 287 पे आइए। ये क्या बोल रहा है कि अ लॉन्ग रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विद थिकनेस टी ओरिजिनली स्ट्रेट इज बेंट into the form of a circular arch. Displacement D and midpoint is L, and displacement may be regarded as a small as compared to the neglected as a small is the compared to the length, the longitudinal surface strain पूछा है आपको। क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस स्ट्रेन पूछा है, यही ना। तो इसमें आइए, इसका एक प्रॉपर्टी आपको मैं पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, क्या कि चलिए ये आपका ये सॉरी, इसको अच्छे से बनाते रुकिए, ठीक। ये आपका क्या है, ये एक आपका सर्कल है, ठीक है। सर्कल बोला है, सर्कल बोलता है कि अगर किसी रॉड से इसको काटा है, तो ये पूरा एरिया क्या है, ये है 2R, ये 2R है, और या इसको D बोल सकते हैं। अगर मैं इसको स्मॉल d बोलूं, तो इसको क्या लिखोगे, 2R माइनस डी लिखोगे, 2R माइनस डी हो गया। और ये दे रखा है L/2 और ये दे रखा है L/2, ठीक है। ये इसको L/2 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो इसका एक प्रॉपर्टी आता है कि सर्कल का, ये सर्कल का प्रॉपर्टी है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2R माइनस डी को, 2R माइनस डी को, और 2R माइनस डी
और इंटू डी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा L/2 के और L/2 के, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया, 2RD माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू L²/4 हो गया। अब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डी एट द मिड, डिस्प्लेसमेंट डी में बी निग्लेक्टेड एज स्मॉल, ये स्मॉल है तो डी स्क्वायर भी, अगर डी स्मॉल है तो डी स्क्वायर भी निग्लेक्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर का और वैल्यू छोटा आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये हो गया क्या 2RD हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या, अब इसको क्या लिख सकते हैं, और डी को निगलेक्ट करने तो अब यहाँ से डी निकाल लेंगे, तो डी निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू L²/4 इंटू 2R, तो डी इक्वल टू क्या हो गया L²/8R, ये हो गया डी इक्वल टू L²/8R। अब आइए आगे, अब लगाइए बेंडिंग इक्वेशन। द रेक्टेंगुलर द बेंडिंग इक्वेशन क्या लिखते हैं, M/I इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू E/R, ये लगाते हैं। आपको इसमें डाटा क्या क्या दे रखा है, किसको किसको कंपेयर कर सकते हैं आप, इसमें डाटा दे रखा है, थिकनेस टी दे रखा है ओरिजिनली फ्रॉम द सर्कुलर बार ऑफ डिस्प्लेसमेंट L दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड एज कंपेयर टू द लेंथ देन द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द सरफेस। और इसमें आप करेंगे क्या, आपको क्या पूछा है, रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन विद थिकनेस टी, थिकनेस दे रखा है ओरिजिनली, और थिकनेस दे रखा है, डेप्थ निकाल लिया आपने, और ये हो गया क्या स्ट्रेट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्च, आर्च दे रखा है। तो इसमें आप इसको कंपेयर करिए, किसको डी के टर्म में लाना है, तो इसको कंपेयर करिए किसको, किससे, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू E/R को कंपेयर करिए, सिग्मा बाय वाई को रखिएगा, सिग्मा को सिग्मा रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस ये पूछा है आपको, तो स्ट्रेन पहले तो स्ट्रेन बनाएंगे ना, तो सिग्मा बाय ई को इधर लाइए, सिग्मा बाय ई, ये हो गया आपका स्ट्रेन, यही है स्ट्रेन, स्ट्रेन है ये, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा Y/R, Y/R हो गया, ठीक है, Y/R हो गया। तो अब चलिए, अब इसमें रखिए स्ट्रेन इक्वल टू Y का वैल्यू क्या रखोगे, Y को रखोगे क्या, इसका कितना दे रखा है, थिकनेस T दे रखा है, तो थिकनेस बाय 2 रखोगे, T/2, और R का वैल्यू क्या दे रखा है, R का अगर हम यहाँ से R हमको लिखना पड़ेगा ना, तो R का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, इसको एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ पे L²/8D लिखेंगे, R इक्वल टू, इसको हटाइए और इसी को लिख दीजिए, यहाँ से R के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L²/8D लिखेंगे, L²/8D, तो L²/8D इसको करिए, L²/8D, तो L²/8D, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, T/2, या इसको ऐसे लिख लीजिए, T/2 इंटू 8D/L², तो इसको क्या लिखेंगे, 8TD/2L², 8TD/2L², और 2 को 4 से काट दीजिए यहाँ पे, तो 4TD/L², तो ये स्ट्रेन क्या हो गया 4TD/L², ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर मैच कर लीजिए, यही आंसर है, स्ट्रेन हो गया 4TD/L², ये आंसर आपका हो गया, 4TD/L² आपका आंसर आ गया, 287 का बी आंसर आ गया। चलिए 288 में आइए, अब मेटल बार ऑफ 10 mm डायमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू अ पुल 23 किलोन्यूटन, और डायमीटर दे रखा है इतना, गिवन इलोंगेशन इतना, एंड द गेज लेंथ इतना, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल पूछा है आपको, तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, PL/E, इलोंगेशन आपको दे रखा है 0.3, और इसको आपको पूछा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ई को इधर भेज दिए तो क्या लिखिएगा, PL/A इंटू डेल्टा, और इसको देखिए P देखिए कितना दे रखा है 23.3 किलोन्यूटन, 23.5
0.5 किलो न्यूटन, आंसर सारा किलो न्यूटन में ही तो इसको किलो न्यूटन ही रखेंगे। और लेंथ दे रखा है कितना, लेंथ दे रखा है लेंथ मेटल बार ऑफ 10 mm डायमीटर एंड सब्जेक्ट टू अपॉन इतना इलोंगेशन 0.9 एंड लेंथ दे रखा है 200 mm का, 200 mm का लेंथ दे रखा है। डिवाइड बाय एरिया लिखिए, एरिया को क्या लिखोगे पाई बाय 4 और डायमीटर का कितना लिखेंगे 10 mm का स्क्वायर दे रखा है, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा mm स्क्वायर, 10 mm का स्क्वायर हो गया डायमीटर और ये हो जाएगा डेल्टा कितना दे रखा है 0.3 mm दे रखा है। तो mm से mm तो कट गया और इसको कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, 0.3 है तो इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर पा लीजिए। ये कितना आ जाएगा कल से निकालिए, 4 इंटू 23.5 और इंटू 200 इंटू 200 और डिवाइड बाय 200 हो गया और डिवाइड बाय करेंगे कितना 0.3 डिवाइड बाय 0.3 और डिवाइड बाय कितना है 100 ये हो गया डिवाइड बाय 100 और ये कितना हो गया डिवाइड बाय 100 23.5 एक मिनट दोबारा से कर लीजिए 23.10 और ऊपर उड़ाइए तो इसको क्या लिखेंगे 10 10 तो 13 नहीं है, ये आप इसको उड़ाइए 0.3 mm है ना, इसको लिखिए 0.3 mm से mm गया और इसका पॉइंट को उड़ा दिया तो 10 आ गया और इसको लिखेंगे कितना 23.5 इंटू 2000 डिवाइड बाय 0.7854 और डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 3 करिए। ये कितना आ गया 199 आ रहा है, 199.473 आ रहा है, 199.473 ये क्या हो गया किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसका आंसर क्या हो गया 288 पे आइए, 288 का आंसर हो जाएगा ये 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर 288 का आ गया। 289 पे आइए, 289 में क्या कर रहा है अ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 400 mm स्क्वायर लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो देन स्ट्रेस एज पॉइंट ए। इस पॉइंट पे स्ट्रेस पूछा है, तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस पूछा है तो सिंपली निकाल दीजिए। पहले बार का अगर हम बात करें तो ये कितना है 40 दे रखा है, 40 दे रखा है तो ये भी कितना आएगा 40। दूसरे बार पे आएंगे तो ये भी कितना आएगा ये 40 है, लेकिन इसी पॉइंट पे क्या बोला है कि इधर 20 है तो इधर कितना आ जाएगा 20 है तो इधर फिर से कंप्रेसिव 20 आएगा। तो इस बार में फाइनल कितना आ गया 20 किलो न्यूटन और इधर से भी आ गया 20 किलो न्यूटन, यही आ गया। इस पे पूछा है हमको तो 20 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन हो गया 20 किलो न्यूटन। अब बताइए कि द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है शोन इन द फिगर देन स्ट्रेस एट पॉइंट ए। तो स्ट्रेस लिखना है तो P बाई ए लिखिए और फोर्स कितना दे रखा है 20 इंटू 10⁻³ ये हो गया न्यूटन और एरिया दे रखा है 400 mm स्क्वायर दे रखा है। तो अब हो गया ये से बढ़ गया 20 और 1000 बटे कितना हो गया 50, ये हो गया कितना 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया स्ट्रेस आपका। ठीक है ये आ गया आपका स्ट्रेस एट द सेक्शन 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपका आंसर मैच कर गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 290 पे आइए। अ सॉलिड क्यूब ऑफ सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल फोर्स ऑन ऑल इट्स फेस देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स लीनियर स्ट्रेन। देखिए अगर हम बात करें कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को अगर हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिखते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। ठीक है
वन माइनस टू म्यू लिखते हैं। और ये हो गया। उसके इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सब बराबर हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, थ्री सिग्मा एक्स अगर बोल रहा है इक्वल इन और नॉर्मल, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड अगर बराबर हो गया, अगर ये सिग्मा हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, थ्री सिग्मा बाई ई वन माइनस टू म्यू। और उसका हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द लीनियर स्ट्रेन, तो लीनियर और लीनियर स्ट्रेन को अगर लिखेंगे तो लीनियर स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई ई वन माइनस टू म्यू लिखते हैं हम लोग। सिग्मा बाई वन माइनस टू म्यू यही तो है लीनियर स्ट्रेस। यानी कि अगर लीनियर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द लीनियर स्ट्रेन, तो ये लीनियर स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन कैसे लिखते हैं, अगर सिग्मा एक्स में लिखना होगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में लिखना होगा तो सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई म्यू माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। अगर स्ट्रेन इन अगर एक्स डायरेक्शन में रखा गया, इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई किया है इसलिए हम लिख रहे हैं। अगर हम स्ट्रेन सपोज दैट एक्स में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई। अब बोल रहा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर है तो सबको सिग्मा रख दीजिए, तो सिग्मा बाई ई बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ई बाहर आ गया तो वन माइनस ये म्यू और ये म्यू टू म्यू हो जाएगा, वन माइनस टू म्यू हो गया तो सिग्मा बाई ई ये हो गया लीनियर स्ट्रेन। तो यही हमने लिखा है। अब आप बात करते हैं कि ये बोल रहा है कितना टाइम्स हो जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दीजिए, तो थ्री सिग्मा बाई ई वन माइनस टू म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाई ई वन माइनस टू म्यू। तो इससे क्या हो गया आपका, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गया तो क्या हो गया, थ्री हो गया, यहाँ आ गया क्या थ्री, तो क्या आ गया ईवी लीनियर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये आ गया तीन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो गया, थ्री टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन। तो अब आ जाएगा ये कितना, थ्री की लीनियर स्ट्रेन कितना टाइम होगा, तीन टाइम होगा। 290 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 291 पे आइए, 291 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉइजन्स रेशियो। देखिए एल्युमिनियम का पॉइजन्स रेशियो आपको हमने आपको अभी ये चीज बता रखा था, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बहुत सारे वैल्यू का पॉइजन्स रेशियो बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है 0.33, ये होता है 0.33। कास्ट आयरन की बात करें, कास्ट आयरन का क्या होता है 0.2 से लेकर के 0.3 के बीच में होता है, 0.2 से लेकर 0.3 के बीच में होता है। और इसको नॉर्मली हम क्या लिख लेते हैं 0.270, 0.270 के आसपास हम लेके चलते हैं। और स्टील की बात करेंगे तो स्टील में कितना लिखते हैं, स्टील का आपको पता होगा 0.25 से लेकर के 0.30 तक लिखते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली कितना लेके चलते हैं, इसको नॉर्मली लिखे चलते हैं 0.288, ये पॉइंट है 0.288, इसको सही से लिख दीजिए, इसको लिखिए सही से, इसको लिखिए, ये नॉर्मली 0.288 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है क्या, करस्पॉन्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा से लेकर के छोटा पे जाएंगे, सबसे बड़ा से लेके सबसे छोटा पे जाएंगे। तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा है तो एल्युमिनियम का उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के बाद क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा आपका 270 और 288। तो एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा आपको स्टील का, स्टील, और उसके सबसे कम किसका हो जाएगा, कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का। तो देख लीजिए क्या हो गया 132 हो गया इसका सीक्वेंस, सॉरी इसका आंसर हो गया कितना, इसका आंसर हो गया 132, ये आ गया आंसर आपका डी, ठीक है। द स्ट्रेस वैल्यू सडनली अप्लाइड लोड इज डैश टाइम्स ऑफ द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये आपको डायरेक्ट बता रखा है 2 टाइम्स होता है, ठीक है। 293 में आइए, द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार ड्यू टू द इट्स ओन वेट टू द डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स वेट।
तो अब आपको इसको इसमें पूछा है आपको क्या कि इन दोनों का रेशियो बता दो। तो रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स ओन वेट की वजह से कितना होता है, ओन वेट की वजह से हम बात करेंगे तो ये होता है कितना, WL/2AE डेल्टा। अगर हम वन बात करें ये सेल्फ वेट की वजह से होता है, WL/2AE ये होता है सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से होता है, ड्यू टू सेल्फ वेट, यहाँ लिख दीजिए ड्यू टू सेल्फ वेट। और डेल्टा टू की बात करें हम तो क्या लिखते हैं, डब्ल्यू अगर लोड की वजह से लगा रहे हैं तो क्या, अगर पुल की वजह से लगा रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, WL/A ड्यू टू पुल और या ड्यू टू लोड। तो अब पूछ रहा है कि रेशियो बताइए, द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स ओन वेट। अब डेल्टा 1/डेल्टा 2 आपसे पूछा हुआ है, तो WL/2AE डिवाइड बाय कर दीजिए WL/AE। अब इसको सॉल्व करेंगे तो WL/2AE इंटू AE डिवाइड बाय WL। तो WL से WL गया, AE से AE चला गया, तो क्या हो गया, डेल्टा 1/डेल्टा 2 कितना हो गया, 1/2। ये आपका आंसर हो गया 1/2। आंसर हो गया कितना, 293 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 293 294 पे आइए, 294 पे आते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजंस रेशियो ऑफ द मटेरियल। यंग्स मॉडुलस, ये यंग्स मॉडुलस है और पॉइजंस रेशियो रिस्पेक्टिवली, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला है, तो E इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2G 1 + म्यू, यही है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है और ये दे रखा है MPa में। 1.25 × 10⁵ 1 × 10⁵ और 2G × 1 + म्यू का वैल्यू रखिए 0.34। तो G आपसे पूछा है तो क्या लिख दोगे, 1.25 × 10⁵ 1.25 × 10⁵ डिवाइड बाय 2 × 1.34। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये MPa में दे रखा सब कुछ वैल्यू ठीक है। 1.25 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 1.34 तो ये आ गया कितना, 0.4664, 0.4 ये आ गया। G का वैल्यू लिखेंगे 0.4664, 179। अब मैच कर लेना है, 179 × 10⁵ MPa ये आपका हो गया। आप यहाँ से मैच कर लीजिए, आपका आंसर मैच कर रहा है क्या है, 294 का आंसर हो जाएगा बी। ये आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक है, 0.4664 ये हो गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आइए 295 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंप्रूव्स द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक मटेरियल। कौन सा वो बोल रहा है कि कौन सा, which of the following features improves the fatigue strength of the metallic material। ये होता है increasing the temperature नहीं, stretching the surface नहीं, over the surface, under stressing। अंडर स्ट्रेस अगर रहेगा तो इम्प्रूव फटीग लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है, अंडर लिमिट पे ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको आइए अगला पे आइए 296 पे आते हैं। अ टेंसाइल फोर्स P इज अप्लाइड टू द कंपाउंड बार हैविंग द टू मेंबर X एंड Y, देन द रेशियो ऑफ शेयर्ड बाय द मेंबर X। देखिए अगर देन द लोड शेयर बाय, अगर ये क्या बोला, टेंसाइल लोड फोर्स अप्लाइड ऑन द कंपाउंड बार या कंपोजिट बार, तो इसमें अगर PX के बारे में पूछा है तो लोड जो दोनों शेयर करेगा और इनटू इसका इसका लिखिए एरिया ऑफ X का और E ऑफ X का और डिवाइड बाय AX EX प्लस AY EY, ठीक है। और लोड अगर शेयर बाय Y का लिखेगा तो क्या लिखेगा, P इंटू, अब एरिया आ जाएगा Y का और E भी आ जाएगा Y का, ठीक है। और डिवाइड बाय हो जाएगा एरिया ऑफ X और E ऑफ X प्लस एरिया ऑफ Y प्लस E बाय इंटू E बाय E ऑफ Y, ये आ जाएगा आंसर। तो अब इसका मैच कर लीजिए, ये आंसर PX इक्वल टू P इंटू AX वाला होगा, P इंटू AX EX, P इंटू AY EY, नहीं ये नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 296 का A। 296 आंसर ये हो गया। ये कंपोजिट बार में है, ये आपको पढ़ा होगा। ये 297 पे आइए। द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट E एंड C
पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। रिलेशन बिटवीन द ई एंड सी का बोला है, तो ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहा है, तो ई इक्वल टू 2c लिख रहे हैं, 2c 1 प्लस म्यू ई इक्वल टू 2c 1 प्लस 0.25, 1 प्लस 0.25 1.25 1.25 इंटू 2 125 दूना 250 2.50 सी, यानी कि ई इक्वल टू हो गया 2.5 सी। मैच कर लीजिए, इक्वल टू 2.5 सी, 297 का हो जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है, 298 पे आते हैं, 298 पे आते हैं। द स्टील बार 500 mm लेंथ इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ, इतना लेंथ दे रखा है इतना, एंड टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है, टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है, ये टेंसाइल स्ट्रेस ये देखिएगा ये सिग्मा है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे रखा है, देन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, टोटल इलोंगेशन आपसे पूछा है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी एल अपॉन ए, और पी बाई ए को स्ट्रेस लिखते हैं, तो स्ट्रेस पी बाई ए को स्ट्रेस लिखते हैं, इसको लिखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एल अपॉन ई लिख के चल सकते हैं। और आपको स्ट्रेस दे रखा है कितना, 100 न्यूटन पर एम एम क्यूब, ये देखिए 100 न्यूटन पर एम एम क्यूब दे रखा है, एम एम क्यू नहीं होगा ये, न्यूटन पर स्ट्रेस है ना, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में होगा ये। ठीक है, और इंटू लेंथ दे रखा है कितना, लेंथ दे रखा है आपको 500 mm का, 500 mm, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को mm बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, 10⁻⁻6 लिखेंगे, -6 लिख के चलेंगे। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए, -6 और ये चला गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये भी दे रखा है, तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर ये भी कट गया, और ये कट गया तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁵ लिख के चलेंगे। तो अब यहाँ से आइए, इसी को आगे हम यहाँ से कर रहे हैं, ये डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू हो गया कितना, 5 × 10⁴, ये हो गया 5 × 10⁴, और डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। तो अब ये कितना हो गया, 10⁴ और 10⁵, यानी कि ये बच गया नीचे 10, और 5 को डिवाइड करेंगे 2.5 और 2.5 बाई 10, यानी कि हो गया 0.25 mm हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 0.25 mm आ गया आंसर इसका। तो डेल्टा इक्वल टू 0.25, 298 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 298 का आंसर हो गया, 299 पे आएगा। स्क्वायर स्टील ऑफ रॉड, स्टील रॉड इतना का ये आपका दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है। इन द सिलेक्शन ऑफ द कैरी द एक्सियल लोड, लोड कितना इतना, कैलकुलेट द स्ट्रेस, तो आपको बता रखा है स्ट्रेस इक्वल टू क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और लोड कितना दे रखा है आपको 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन को किलो न्यूटन ही रखिए, क्योंकि किलो न्यूटन में ही आंसर दे रखा है, तो 100 को 100 ही रखिए, 100 को 100 किलो न्यूटन रखिए। आंसर ऐसे ही, यूनिट ऐसे ही मैच होगा, 100 किलो न्यूटन। और एरिया को रखिए, कितना रखेंगे, एरिया को रख दीजिए कितना, 10⁻20 इंटू 20 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, mm है, 10⁻⁻6 रख के चलोगे, 10⁻⁻6 रखेंगे, 10⁻⁻6 mm ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मीटर बना दिया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 4 कट गया, तो 0.25 इंटू 10⁻6, तो 2 0 कट गया, तो 25 पे 4 0 आ गया, 1 2 3 4 न्यूटन, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये मैच कर लीजिए, ये आ गया आपका स्ट्रेस, 25 पे 4 0, 25 पे 1 2 3 4, ये होगा 299 का आंसर हो जाएगा, पहला ही मैच कर गया। ठीक है, चलिए 299 का हो गया, 299 300 पे आइए, 300 पे आते हैं। द स्ट्रेस इन द स्टील बार गिवन 25, ये दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द बार इज, लेंथ दे रखा है बार का 50 मीटर,
कैलकुलेट द शॉर्टनिंग ऑफ द बार, शॉर्टनिंग ऑफ द बार और जीरो ई दे रखा है इतना। देखिए स्ट्रेस दे रखा है, शॉर्टनिंग पूछा है तो डेल्टा एल पूछा है आपको, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं पी एल अपॉन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एल बाई ई। और स्ट्रेस दे रखा कितना 25 पे 1 2 3 4 जीरो, ये दे रखा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू एल का वैल्यू रखिए कितना है 50 मीटर, लेंथ ऑफ बार 50 मीटर, और ई का वैल्यू रखिए कितना है 2 इंटू 2.14 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 11 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो एक एम एम, इसको एम एम है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इसको मीटर का 1 मीटर तो चला गया, तो 1 मीटर बच गया, और 1 मीटर को लिखेंगे कितना, 1 मीटर को लिख दिए कितना, इसको हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, इसको लिख दीजिए 1 मीटर बच गया तो 1000 mm रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए 1000 mm, 1000 mm रख दीजिए। ठीक, तो अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और ये हो गया मीटर 50 मीटर है ना, 50 मीटर, और स्ट्रेस दे रखा था कितना किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर, किलो न्यूटन को भी तो न्यूटन बनाइए, न्यूटन को, इसको किलो न्यूटन को अगर न्यूटन बनाएंगे तो इंटू 10 टू द पावर 3 लिखिए, इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को यानी कि 10 टू द पावर 6 लिखेंगे, तो एम एम स्क्वायर, चलिए यार एम मीटर ही में बना के चलते हैं ना, मीटर कट जाएगा, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये दे रखा है कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसको रखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको बनाएंगे, इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको मीटर स्क्वायर। मैं इसलिए यूनिट सब मैच करा के चल रहा हूँ ताकि आपको आगे काट पीट करने में बहुत जल्दी आसानी हो जाए। तो ये मीटर से मीटर कट गया, और ये 1 मीटर आपका बचा हुआ है, ये मीटर कटा नहीं है, ये मीटर बचा हुआ है, इसको रखिए एम एम में, इंटू 10 टू द पावर 3 mm रखिए, अब सही है। अब काट पीट कर लीजिए, ये कितना हो गया 4 3 7 और 3 10, 4 3 7 4 3 7, ये 4 4 7 7, 4 3 7 3 10 और 1 11, तो ये 10 टू द पावर 11 सीधा चला गया, 10 टू द पावर 11 चला गया, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 2.14 mm, 2.14 mm हो गया, 2.14 mm हो गया। ठीक है, तो अब डिवाइड कर लीजिए, ये तो मैच नहीं कर रहा है, 2.14 इंटू 10 टू द पावर 11 है क्या, ये वैल्यू मुझे लग रहा है कि ये ई का वैल्यू टू इतना 11 तो नहीं होता है, 10 टू द पावर 5 के करीब तो हम लेके चलते हैं इसको। ठीक है, तो हो सकता है कि इन्होंने गलत लिख रखा हो कोई वैल्यू, मैं इसको 11 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये हो जाएगा करीब करीब 8, अगर जाता है तो 3, एक काम करिए 25 इंटू 125 हो गया, 125 डिवाइड बाय करिए, 125 डिवाइड बाय 2.14, ये कितना आ रहा है 58.41, 5841, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर, अगर 3 रखेंगे तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, ये हो जाएगा, इसको ये रखिए, ये 8 नहीं है, ये डाटा कुछ मिसिंग है सर, इस वजह से ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको रखिए, इसको हटाइए, ये इसको डाटा रखिए कितना, इसको डाटा रखिए कितना, ये 11 नहीं है, ये आपका है, ये करीब 8 है, 8 है, और ये 10 टू द पावर -6 है। ठीक है, 10 टू द पावर -6 है, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा 8 कटा ना, 8 कटा तो यहाँ पे कितना 8 3 11, तो 10 टू द पावर 3 बच गया, तो 10 टू द पावर 3 तो आएगा, 10 टू द पावर 3 आया, 10 टू द पावर 3 आ गया ऊपर।
अब डिवाइड कर लीजिए। अभी भी मैच नहीं कर रहा है क्या? अभी भी मैच नहीं किया है। इसको फाइनली आइए, इसको यहाँ से हटाइए, इसका डाटा कुछ गड़बड़ है। इसको मैं 8 मान के चल रहा हूँ, 8 मान के चलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 10⁸ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इसको मान लीजिए 10⁸8, 10⁸8 मान के चलेंगे। ठीक, इसको 10⁸8 मान के चल रहे हैं। अब रखिए सिग्मा स्ट्रेस रखिए 25 1 2 3 4 4 किलो न्यूटन को न्यूटन बनाइए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ये। और लेंथ को रखिए क्या, लेंथ को रखिए 50 मीटर को 1000 से करिए तो ये क्या हो गया, एमएम हो गया। अब आइए नीचे, नीचे में क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2.14 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रखा है, 10⁸8 दे रखा है, 8 दे रखा है। चलिए 8 से करिए। और ये क्या, ये दे रखा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। चलिए एमएम स्क्वायर बाद में करेंगे। तो पहले तो 8 को हटाना है हमको, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8, 10⁸8 चला गया और 10⁸8 चला गया। ठीक, और ये हो जाएगा कितना, 10⁸ ये हो गया एमएम स्क्वायर है ना। एमएम स्क्वायर को अगर मीटर बनाते हैं तो 1 एमएम 10⁻⁻6 कर देगा ये, माइनस एमएम स्क्वायर है ना। तो इसको लिखेंगे, अगर -6 हम करके चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250 इंटू 10⁻, फिर चलिए इसका करते हैं 250 इंटू 10⁻, 3 गो जीरो ये 250, 1 2 3 जीरो इंटू 5 डिवाइड बाई 2.14 इंटू 10⁻, 250 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 10⁻6, 25 1 1 2 3 जीरो इंटू 5 डिवाइड बाय 2.14 और 2 2 4 5 6 डिवाइड बाय 10⁻6 करेंगे, 3 2 3 4 5 6 3 3 6, ये आ रहा 0.05841, 0.05841 आ गया, 0.05841 ये आ गया। अब हमें ये आ गया आंसर आपका 300 का बी। ये आंसर ये डाटा गलत है, इसको 10⁸8 लेके चलेंगे। ठीक है, तो आंसर मैच करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 301 में आते हैं। द स्टील बार हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया 100 पाई, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 100 पाई एमएम स्क्वायर एंड सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स इतना किलोमीटर डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू पी बाई ए, और पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 40 किलो न्यूटन, 40 को इंटू 10⁻3 इसको बोलिए न्यूटन। और एरिया दे रखा है टेंसाइल फोर्स, एरिया दे रखा है 100 पाई, एरिया दे रखा है 100 पाई, यहाँ पे रखिए 100 पाई। ठीक है, 100 पाई दे रखा है, ये एमएम स्क्वायर दे रखा है। चलिए तो 1 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो कट गया तो 1 जीरो बच गया, 10 बच गया, 400/पाई, 400 डिवाइड बाय 3.14, ये हो गया 127.38 आ रहा है, 127.38 आ रहा है। सिग्मा टेंसाइल आ रहा है 127.388 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आ रहा है आंसर। 301 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 302 पे आते हैं, 302 पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू द इलास्टिक सिस्टम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क इंटरनल फोर्स
इंटरनल फोर्स पे करता है, एक्सटर्नल फोर्स पे भी करता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स इस पे भी करता है, ऑल ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। देखिए इंटरनल पे भी करता है, एक्सटर्नल पे भी करता है, तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दे ही रखा है, तो ऑल ऑफ द एबव नहीं, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ गया, तो एक्यूरेट आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी। 302 पे आएगा पॉइजन रेशियो ऑफ द कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम। अब देखिए ये कास्ट आयरन का अभी आपको हम बता के आए हैं पीछे से, क्या बता के आए थे, कास्ट आयरन का पॉइजन रेशियो कितना बता के आया था, 0.2 से लेके 0.3, और इसको बताया था क्या आपको, एवरेज कितना लेके चलना है, एवरेज बताया था 2.70 0.270 के करीब इसका एवरेज लेके चलता है। तो चलिए 0.2 से 0.3 के बीच का कोई वैल्यू मैच करिए, 0.2 से 0.33 ये बढ़ गया, आगे चला गया, 0.31 से 0.34 ये भी नहीं आ गया, 0.23 से 0.27 हाँ ये आ रहा है आपको लिमिट में, 0.270 लेके चलते हैं, 0.2 से लेकर के ना 0.23 हाँ ठीक है, तो आंसर आपका मैच कर गया 303 का आंसर मैच कर गया सी। 304 पे आते हैं 304 पे आइए, 304 पे व्हेन द माइल्ड स्टील बार ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B थिकनेस T सब्जेक्टेड टू अ पुल P देन लेंथ विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेज, 300 लेंथ विड्थ थिकनेस इंक्रीजेज, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस decreases, length decreases, width thickness increases, length increases, width thickness decreases, none of the option। आंसर करिए, the when the mild steel bar of length L, width B and thickness is T is subjected to a pull P then it's क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, और इसमें थिकनेस नहीं था, अगर माइल्ड स्टील बार ऑफ लेंथ L, width B एंड थिकनेस T, तो इसका क्या करेगा, इसका आंसर 300 इसमें क्या इंक्रीज करेगा, पहली बात तो ये है, इसमें आंसर इंक्रीज करेगा क्या, अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका लेंथ डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, PL/AE, अगर एक बार है ऐसे समझिए, एक बार है, अगर इस पर P लगा दिया है तो इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, PL/AE, तो एरिया फिक्स रहता है, यंग मॉडल्स भी फिक्स रहता है और ये भी फिक्स रहता है, तो डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल के, यानी कि जितना ज़्यादा इसका क्या होगा, लोड लगाने पे क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ का ऑप्शन एक भी नहीं है, अगर सिर्फ लेंथ लिखा होता तो हम आंसर मार के चलते, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए 305 पे आइए, द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ द कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। देखिए कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट, डेल्टा ऑफ द वेट ऑफ द बार ऑफ द सेम, इसका होता है डेल्टा ऑफ कॉनिकल बार। डेल्टा ऑफ कॉनिकल बार क्या होता है, ये होता है गामा L स्क्वायर ओवर 6E। डेल्टा ऑफ कॉनिकल बार होता है गामा L स्क्वायर ओवर 6E एंड द प्रिज्मेटिक बार का बोला है, तो ये था कॉनिकल बार का, कॉनिकल बार, और प्रिज्मेटिक बार का आपको पता है, इसका भी आपको बता रखा है, ये क्या होता है, ये होता है गामा L स्क्वायर ओवर 2E, गामा L स्क्वायर ओवर 2E, इसको अच्छे से लिखते हैं, गामा L स्क्वायर ओवर 2E, गामा L स्क्वायर ओवर 2E, ये होता है क्या, प्रिज्मेटिक बार के लिए, प्रिज्मेटिक बार के लिए। तो अब बोल रहा है क्या कि द रेशियो बताइए, डेल्टा L सेल्फ वेट और डेल्टा प्रिज्मेटिक बार, तो डेल्टा L ऑफ प्रिज्मेटिक बार, तो इसको लिखिए गामा L स्क्वायर ओवर 6E, गामा L स्क्वायर ओवर 6E, गामा L ओवर 6E, और डिवाइड बाय लिखेंगे क्या, गामा L स्क्वायर ओवर 2E। अब इसको सॉल्व कीजिए, गामा L स्क्वायर ओवर 6E इंटू 2E डिवाइड बाय गामा L स्क्वायर, गामा L स्क्वायर कट गया, ई से ई कट गया, और 2 से 3 बार में ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 1/3 आ गया, तो 1/3 आसान। 305 का क्या आंसर मैच कर जाएगा, 305 का आंसर मैच कर गया बी। 306 पे आते हैं, 306 पे आइए, 306 पे आते हैं, 306 में आंसर कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड। तो क्या बोला, द स्ट्रेस एट विच, स्ट्रेस वो कौन सा स्ट्रेस होगा जहाँ पे मटेरियल टेक्स प्लेस क्विकली, इलास्टिक पॉइंट नहीं है, इलास्टिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से मटेरियल को
अगर अनलोड कर दिए तो रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगा, इसमें टेक्स प्लेस मोर क्विकली, यहाँ पे नहीं आता है, ये नहीं आता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के हम दिखा देते हैं आपको। देखिए अगर इस पॉइंट के बाद ये इसका जो ये डिफॉर्मेशन है ना मोर क्विकली है जबकि लोड के कंपैरिजन में, तो ये होता है यील्ड पॉइंट, ये अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट। तो प्लास्टिक पॉइंट कौन सा आता है, प्लास्टिक पॉइंट हो गया वो, प्लास्टिक पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट, ये यील्डिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और आंसर ये ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं होगा, ब्रेकिंग पॉइंट तो यहाँ आता है, प्लास्टिक पॉइंट भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। एक आपका आंसर हो जाएगा 306 का आंसर हो जाएगा डी। 307 पे आते हैं। अ राउंड स्टील बार ऑफ लेंथ एल 40 सेंटीमीटर consisting of two equal portion 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड द दूसरे का 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ई का वैल्यू इतना दे रखा है, रॉड सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड 10 टन एंड द इलोंगेशन इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको एक आपको ये ऐसा क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिल जाएगा आपको, और ये आजकल AEJ में भी पूछा जाने लगा है। तो चलिए इस कंसेप्ट को देखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, PL अपॉन ए लिखते हैं। तो चलिए, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनली क्या लिखेंगे, पी तो सेम लगा रखा है, और बार ऑफ 40 सेंटीमीटर कंसिस्टेंट टू इक्वल पार्ट में दे रखा है, यानी कि अगर ये बार है तो ये भी 20 दे रखा है और ये भी 20 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है। हैविंग द डायमीटर 10 सेंटीमीटर, अगर इसका डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो सपोज दैट मान के चलिए, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि अगर ये बार है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, इसको फ्रेश बार बनाइए, ऐसे नहीं। चलिए इसका डायग्राम हम आपको अच्छे से बना के दिखाते हैं। चलिए एक बार आपका ये है, सेम ही बार है, और इसका एक बार क्या है आपको डायमीटर दे रखा है, ये भी 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 सेंटीमीटर का, इसका डायमीटर 100 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। चलिए इसका डायमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर का। अब बोल रहा है कि और दोनों पे पुल, इस पे भी पुल कितना दे रखा है, डायमीटर हैविंग द क्रॉस सेक्शन ऑन द रॉड सब्जेक्टेड टू 10 टन, 10 टन का लोड लगा रहा है, इसको बोलते हैं 10 टन का लोड लगा रहा है इस पे। तो अब बोल रहा है कि अब इसमें इसका इलोंगेशन का रेशियो निकाल के बताना है आपको, ठीक है। ये क्या खुल रहा है, चला जा भाई। चलिए तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, PL अपॉन ए, और PL अपॉन ए। अब P का बात करेंगे, चलिए P तो कांस्टेंट है 10 टन, तो 10 टन रखिए, और P और L, P को छोड़िए, और एरिया देखिए, एरिया क्या दे रखा है, एरिया भी आपका डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। और L कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो L को 20 रखिए, ठीक है। L को हम 20 रख के चल रहे हैं, L दोनों का बराबर ही है, PL अपॉन AE। ऐसा करिए, हाँ ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एरिया और ई को बाद में देख लेंगे। एरिया को रखिए कितना, अंदर भेजेंगे इसको, और ई का वैल्यू रखिए 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे, 2 × 10⁶ kg, चलिए रहने देते हैं इसको बाद में देखते हैं। चलिए, और इधर क्या बच गया, लेंथ निकाल दिया तो 1 बच गया, और एरिया बच गया। तो एरिया को लिखते हैं क्या, π/4, एरिया को लिखेंगे क्या, π/4 d²। तो ये क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला गया तो 4 और ये हो गया कितना, पाई, और d², 8 का स्क्वायर रखिए, और प्लस 4/π इंटू ये हो गया कितना, इसमें रखिए कितना, 10 का स्क्वायर ना, तो 100 हो गया, 10 का स्क्वायर सीधा मैंने 100 रख दिया है। तो चलिए अब डेल्टा को सॉल्व करते हैं, 10 × 20 डिवाइड बाई 2 × 10⁶, और इंटू ये हो गया, पाई को बाहर कर लीजिए, पाई बाहर कर दिया, 88 64
और 4/64 तो 1/16 और 4/100 तो प्लस 1/25, 4/125 हो गया। अब आंसर मैच करना है कितना, 1/16 1/25, 1/16 प्लस 1/25, 16/25 16/25 16/25 16/25। देखिए आंसर अंदर वाला तो सब मैच कर गया, अब कांड यहाँ पे होना है। तो अब आइए डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये कितना दे रखा था, डेल्टा इक्वल टू दे रखा था कितना, 10 किलो न्यूटन ना। डेल्टा है ये फोर्स कितना दे रखा, 10 टन। 10 टन मतलब 1000 किलो होता है, तो एक मतलब 10⁴ हो गया, 10⁴ ये हो गया 10⁴ इंटू लेंथ कितना दे रखा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर ही रखा, और ये दे रखा है कितना, 2 × 10⁶, 2 × 10⁶, और केजी को क्या कितना लिखेंगे, 2 × 10⁶, और केजी कट गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया को कितना लिखा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये कट गया, और 1/16 प्लस 1/25 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁴ 20 1/2 × 10⁶। अब इसको काट पीट कर दीजिए, 4 1 5 कट गया, 4 0 और 1 0, 5 कट गया तो यहाँ बच गया 10, 2 से काटिए तो क्या हो गया 5, ये पाई भी है, ठीक है, और ये हो गया 5 दूनी 10 पाई, 1/10 पाई, मतलब यहाँ से नहीं रखते हैं, 1/10 पाई हो गया, इसको रख दिए यहाँ से 1/10 पाई, 1/10 पाई, और 1/16 प्लस 1/25, ये आ गया आंसर। 1/10 पर 307 में आइए, 307 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 307 का आंसर हो जाएगा पहला, ये आंसर मैच किया। 308 में आइए, 308 में चलते हैं, 308 में अब बार डायमीटर 30 mm, बार का डायमीटर है 30 mm, सब्जेक्ट टू टेंसाइल लोड सच दैट द मेजर द एक्सटेंशन ऑफ द गेज लेंथ 200 mm 0.9 mm and the change in diameter is 0.05 mm। then पॉइजन्स रेशियो को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो को लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, और चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर बोलते हैं इसको, पॉइजन्स रेशियो को। तो चलिए पॉइजन्स रेशियो को हम क्या लिखते हैं, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। इसको क्या लिखते हैं, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन डायमीटर बताइए कितना दे रखा है, डायमीटर में 0.005, और डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर कितना है, डायमीटर 30 mm का है, और डायमीटर में चेंज आ रहा है 0.0045 डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, और इसको लिखेंगे क्या, इसका लेंथ दे रखा कितना, चेंज इन लेंथ कितना है 0.09, और ओरिजिनल लेंथ दे रखा कितना, नहीं ये तो, हाँ, गेज लेंथ 200 mm, द मेजर द एक्सटेंशन ऑफ द गेज लेंथ 200 mm इज 0.09, चेंज इन लेंथ 0.09, और ओरिजिनल लेंथ कितना दे रखा है 200, दोनों mm में ही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.0045 डिवाइड बाय 30 और इनटू इसको करिए ऊपर 200 डिवाइड बाय 0.09, तो 1 0 और 1 0 कट गया, और मल्टीप्लाई में 2 0 एक्स्ट्रा आ गया, 4 0 नीचे आना था और 2 0 ऊपर जाना था, 2 0 मैंने कर दिया। अब ये हो जाएगा कितना, अब काट लीजिए इसको, 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 5 मरतबे 100 से काट लीजिए, तो ये दोनों 0 गया, 2 बच गया, 2 से काटिए तो ये कितना हो गया 15, 5 से काटिए तो 3, तो क्या हो गया, तो म्यू इक्वल टू आ गया 1/3, दैट इज 0.33, और मैच कर लीजिए, यही आंसर आएगा आपका 1/3। तो ये 308 का आंसर क्या हो जाएगा, 308 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 309 पे आते हैं, 309 पे आते हैं, 309 पे आते हैं, और 309 के क्वेश्चन का आंसर क्या है, 309 पे आइए, 309 पे, और ट्यूब ऑफ एल्युमिनियम 40 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 20 mm इंटरनल डायमीटर fitted on the solid steel rod of 20 mm diameter. The composite bar subjected to an axial compressive force P, and if the stress on the metal bar is स्ट्रेस ऑन द स्टील बार पे स्ट्रेस दे रखा है 70 Nm/mm, स्ट्रेस इन द एल्युमिनियम ट्यूब इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू P विल बी। अब
अब इसमें आ जाइए, आपको एक चीज बताता हूं मैं, पहले आपको एक डायग्राम बताता हूं मैं। पहले देखिए, ये आपका, ठीक है, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी है, ठीक है। तो चलिए इसी से एक बार और बनाते हैं। ठीक है, चलिए, उतना तो अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। देखिए ये स्टील का है, ये स्टील है, और ये है आपको बाहर वाला डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम ट्यूब। ये एल्युमिनियम का ट्यूब है, कंपोजिट बनाया हुआ है, तो ये दोनों फिक्स, ये जैसे यहाँ पे यहाँ तक होना चाहिए था, और ये भी ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए, अब कंपोजिट है, अब स्ट्रेस दे रखा है, कितना स्ट्रेस दे रखा है आपको, ये कुछ नहीं है, अगर इसको मैं मिटाऊँ तो ये पूरा ही मिट जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं कितना। अब बात करेंगे कंपोजिट सेक्शन के लिए। कंपोजिट सेक्शन की बात करें तो इसमें पहले तो आपको क्या लिखते हैं, इसमें कंपोजिट सेक्शन के लिए, अगर कंपोजिट सेक्शन है तो पहला कंसेप्ट क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील का होगा इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ एल्युमिनियम के बराबर होगा। स्टील और एल्युमिनियम है, दोनों का डिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। और डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए लिखते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी एल अपॉन ए। तो इसमें आपको एरिया का दोनों का जरूरत पड़ेगा, तो इसको लिखिए पी एल अपॉन ए इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ठीक है। और एरिया को आपको दोनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और इसको पी बाय एरिया को सिग्मा और सिग्मा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको लिखिए सिग्मा पी बाय ए को ना, पी बाय ए को सिग्मा लिख सकते हैं, पी बाय ए को सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा ऑफ स्टील, सिग्मा ऑफ स्टील और लेंथ दोनों का क्या है, सेम है, तो लेंथ लेंथ कट गया, सिग्मा ऑफ स्टील अपॉन ई, और ई ऑफ स्टील और इक्वल टू सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू ई ऑफ एल्युमिनियम। चलिए यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आता है, सिग्मा स्टील, सिग्मा स्टील का दे रखा है कितना, 70 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और ई ऑफ स्टील का भी दे रखा है, ये स्टील का दे रखा है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये तो कट गया। और चलिए अब सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम का निकल जाएगा यहाँ से, और ई ऑफ एल्युमिनियम स्टील एंड ई फॉर एल्युमिनियम इज 7 इंटू 10⁻14, 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन दे रखा है, 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दे रखा है, एम एम स्क्वायर दे रखा है। तो अब इसको काट पीट कर लीजिए, 10⁻4 से 10⁻10 बच गया 20, और 70/20, 70 गुना 7 डिवाइड बाय 20, 70 गुना 7 डिवाइड बाय 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो 70 गुना 7 डिवाइड बाय 20, ये क्या हो गया आपका 24.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये आ गया आपका सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम, सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम आ गया, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट क्या है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, स्ट्रेस स्टील का और दोनों का मिल गया, तो क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रेस ऑफ द स्ट्रेस इन ट्यूब इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पी, स्ट्रेस इन द एल्युमिनियम ट्यूब एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पी विल बी। अब पूछ रहा है कि इसमें लोड के करस्पॉन्डिंग में ये बताइए आपको कि क्या लिखते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए लिखते हैं ना, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, तो सिग्मा इंटू ए इक्वल टू पी। तो इसमें किस में पूछा है, एल्युमिनियम ट्यूब में पूछा है, तो सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ऑफ एल्युमिनियम। तो सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम आपको पता चल गया अभी कितना, सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम को पता चल गया 24, इसको लिखा नहीं क्या, इसको लिख देता हूं मैं 24.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आया, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आया,
ठीक। तो यहाँ पे रखिए 24.5 इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ट्यूब। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ट्यूब का निकालोगे तो क्या निकालोगे, पाई बाय 4। और एक्सटर्नल डायमीटर का कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है इसमें आपको 40 mm एक्सटर्नल डायमीटर। तो 40 का स्क्वायर करो माइनस 20 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 4 को 1600 माइनस 400 1200 इंटू 0.7854 कर लो। तो ये कितना आ गया 942.48। ये आ रहा है कितना 942.48। यहाँ पे रख दीजिए 942.48। तो यहाँ पे रख दीजिए 942.48 इक्वल टू पी ऑफ एल्यूमिनियम। पी ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा, पी ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ से निकाल के रख दीजिए, पी ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ से रख दीजिए, सॉरी, पी ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ गया इनटू एरिया 942.48 इंटू 24.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 23,090.76 और ये क्या दे रखा है, ये mm स्क्वायर में, ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 0 ये हो गया क्या कितना 0 न्यूटन mm स्क्वायर। अब इसी से कर लीजिए, ये न्यूटन में नहीं दे रखा है, ये होगा फिर ये अगर हम किलोमीटर में बनाएंगे तो फिर किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम का लोड कितना आ गया, तो इस पॉइंट ये आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 23.09 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 23.09 mm स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टील में इसी तरीके से लिखेंगे। स्टील के लिए तो मेरे पास जगह नहीं है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं कुछ पोर्शन को मिटा रहा हूँ, कुछ पोर्शन को क्या मिटाऊँ मैं, चलिए इसी को मिटाता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। एरिया आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्टील इसमें आते हैं। अब बात करते हैं लोड ऑफ स्टील की, लोड ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं, लोड ऑफ स्टील की बात करें, लोड ऑफ स्टील की बात करेंगे तो सिग्मा ऑफ स्टील के कितना दे रखा 70, सिग्मा ऑफ स्टील कितना दे रखा 70 और ये दे रखा एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे पाई बाय 4 इंटू 20 400 इंटू 0.7854 400 इंटू 0.7854 और इंटू 70 टू 70 ये कर लिया तो 21,911, तो ये जाएगा 21.9 किलो न्यूटन, यानी कि 2 किलो न्यूटन के करीब करीब आ रहा है। 21.9 ये हो गया 21.99, ये आ गया कितना 21.99 के करीब आ गया। तो क्या बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग बोल रहा है ना, करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 20 ये करीब 22 और ये 22 और 23 25 ये 22 तो पी टोटल कितना आ गया 21.99 प्लस 23.09 ये हो गया करीब 45 न्यूटन पर 45 किलो न्यूटन, ये आ गया 45 किलो न्यूटन। मैच कर लीजिए 45 किलो न्यूटन एक मैच कर गया, और स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू इसमें पूछा हुआ है तो ये हो गया 24.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इससे इसको लेके चलेंगे सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम का, सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम कितना आएगा 24.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सिग्मा का निकाला हुआ है, ये सिग्मा निकाला हुआ है, ये सिग्मा है आपका, सिग्मा ये है। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया, आपका मैच कर गया कौन सा ए। चलिए थोड़ा कोई कैलकुलेटिव पेपर क्वेश्चन था, चलिए 310 पे आइए, 310 पे आइए। 310 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट का एक्सपेंशन बता रखा है आपको कितना होता है 12 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये होता तो ये होता है कितना 10 से लेकर के ये कितना होता है, ये होता है आपको कितना 10 से लेकर के 12 इंटू 10 टू द पावर -12 किलो ये -12 क्या पूछा है, थर्मल ऑफ कोफिशिएंट एक्सपेंशन पूछा है ना, 10 से 12 इंटू 10 टू द पावर -6
10 इंटू 10⁻⁶, -6, ये होता है -6, और ये स्टील के बराबर होता है, करीब करीब हम इतना लेके चल लेते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली देखेंगे अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं, कंक्रीट में बात कर रहे हैं, तो ये इतना ही लेके चलते हैं, और इतना ही स्टील का भी लेके, तो दोनों मैच करता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तो 310 का आंसर हो जाएगा क्या, बी 320, और इसको इसे 11 या 12 लेके चल, हाँ ऑप्शन के अनुसार से मैंने आपको इसको मैच कर दिया। 311 में आए तो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द मटेरियल, ठीक है। तो आपको बताया था होमोजीनियस कली के होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक के लिए बताया था, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बताया था, इलास्टिक कांस्टेंट, टोटल इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक इलास्टिक कांस्टेंट और टोटल इलास्टिक कांस्टेंट बताया था। टोटल इलास्टिक कांस्टेंट, टोटल इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया था आइसोट्रॉपिक के लिए कितना होता है 2, और इसके लिए कितना होता है 4, और होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक ऑर्थोट्रॉपिक के लिए, ऑर्थोट्रॉपिक ऑर्थोट्रॉपिक की बात करेंगे तो 9, इसके लिए 12, और होमोजीनियस प्लस एनिसोट्रॉपिक की बात करें, एनिसोट्रॉपिक की बात करेंगे, एनिसोट्रॉपिक की बात करेंगे तो इसके लिए 2, 9, 21, और इसके लिए होता है इनफिनाइट। चलिए अब आप इसको मैच कर लेंगे, यही है आपका आंसर 2 और 4, 2 और 4 311 का आंसर हो जाएगा क्या, डी। तो ये आंसर हो जाएगा 311 का डी। चलिए 312 पे आइए, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल व्हिच यंग्स मॉडुलस दे रखा है कितना, इतना, एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है इतना। तो क्या पूछा है, बल्क मॉडुलस पूछा है, तो ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू ये क्या पूछा है, बल्क मॉडुलस पूछा है ना, ई इक्वल टू क्या लिखते हैं 9 kg बाय 3 kg, 9 kg थोड़ा कैलकुलेशन होगा, इक्वल टू 9 kg बाय 3k प्लस जी, और बल्क मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस इतना दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो या फिर ये लगा लीजिए, और या फिर ई इक्वल टू 3k 1 माइनस क्यू में लगा लीजिए। तो इसमें बल्क मॉडुलस पूछा है ना, क्या पूछा है, मैं ऐसा करता हूँ ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू से करता हूँ। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 1.2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है 4.8 इंटू 10⁴, और ये हो गया कितना जी, तो 10⁴ और 10⁵, तो ऊपर में हो गया 10, और एक ये जीरो चला गया 100, तो 12 चौका 48, और 4 से काटा तो ये हो गया 25, 25/2 किया तो 12.5 आ गया म्यू, और ये म्यू पॉसिबल होगा क्या, 1.2 था ना ये, सॉरी 1.2 दे रखा है, 1.2 इंटू 10⁵ करते हैं, इतना वैल्यू तो नहीं आना चाहिए, इससे होगा नहीं तो फिर इससे करेंगे। चलिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये दे रखा है 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁴ 1 प्लस म्यू, 10⁴ 10 चला गया, और 12 4.8 और 1.2 चला गया, तो 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 48, 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 चौका 48, 4 कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 हो गया, 1/8, तो 1 प्लस म्यू इक्वल टू क्या हो गया 1/8, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया 1/8 माइनस 1, तो ये हो गया कितना म्यू इक्वल टू -7/8, ठीक है। अब ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अब आप इसको बल्क मॉडुलस पूछा है तो ई का वैल्यू रखेंगे कितना 1.2 इंटू 10⁵, और डिवाइड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -7/8, 2 इंटू
1 प्लस म्यू, तो म्यू माइनस वन चला गया, 1/7 -1 -7/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 4 बार कट गया, 1 प्लस 7 4 प्लस 7, 7 4 11, 11/4, तो ये हो गया फाइनली कितना, ये हो गया के। तो के इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 4 11/4, तो 3 इंटू 11/4, तो इसको लिखे सकते हैं क्या, 11 33, 1.2 इंटू 4 डिवाइड बाय 33, डिवाइड बाय 3, 33 नहीं, डिवाइड बाय 3, और ये हो जाएगा इंटू 10⁵ तो बढ़ चुका, ये हो गया 3 4 1.6 बढ़ चुका, 48, 4.8 डिवाइड बाय 3, 1.6 के करीब आ रहा है ना, 1.6, यानी कि इसमें कोई वैल्यू मैच नहीं किया, मैच तो जबकि करना चाहिए था, इक्वल टू 3 के 1 - 2 में। चलिए इससे तो नहीं मैच कर रहा है, तो हम दूसरे तरीके से करके देखें क्या, वैसे इससे में मैच करना चाहिए था, आपको इससे भी मैच करना है, इससे भी मैच हो जाएगा वैसे। चलिए ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू 9 kg/3 प्लस जी। यंग स्मॉलर्स दे रखा है 1.2 इंटू 10⁵ और 2 इंटू 10⁵ और 9 के निकालना है आपको। जी का वैल्यू दे रखा कितना, जी का वैल्यू दे रखा है 4.8 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय, कुछ पॉइंट वाइज में टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकता है, जिस वजह से आपको वैल्यू नहीं मिल रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं, 4.8 इंटू 10⁴ चलिए अब इसको बोलते हैं 3 को 3 के रखेंगे, प्लस जी का वैल्यू रखेंगे 4.8 इंटू 10⁴। तो ये पहले तो इसको काटते हैं, ये कट गया कितना, 4 बार में, 4 बार में, और 10⁵ 5 और 10⁴, तो यहाँ बच गया कितना, 10। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 10 दिया 30 के, प्लस 4.8 इंटू 10⁵ इक्वल टू, अब इसको करिए 9 चौका 36 के, 36 के, 30 के और 36 के, तो इसमें से क्या गया, 4.8 इंटू 10⁵ इक्वल टू क्या हो गया, 6 के, और इसको डिवाइड बाय करिए, तो 4.8 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁵ इक्वल टू के, 6 8 48, यानी कि 0.8 इंटू 10⁵, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁴, 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं। ये आ गया के का वैल्यू। चलिए यहाँ से तो हो गया, वहाँ से भी हो जाना चाहिए था, उसको बाद में देख लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो रहा है। वहाँ से भी वो कंसेप्ट भी ठीक है, वहाँ से म्यू निकालेंगे आप, और म्यू का वैल्यू इससे रखेंगे, तो ई इक्वल टू 3 के, यानी कि 2 इक्वेशन यूज करेंगे तो ये आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पे 312 का आपका आंसर चल रहा है, कौन सा, 312 का आंसर हो जाएगा बी। 313 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सा होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस अप्लाइड अ प्लेन, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस अप्लाइड टू अ थिन प्लेट, its own plane represent the plane of stress condition. Two dimensional stress applied to a thin plate in its own plane, अगर किसी अपने ही प्लेन में, यानी कि अगर एक्स वाई की बात करेंगे तो सिर्फ एक्स वाई में होगा, जेड का हो जाएगा 0, ठीक है, और अगर जेड वाई की बात करेंगे तो एक्स में 0, अगर किसी भी प्लेन में करेंगे तो 2 ही प्लेन में आएगा। देन द प्लेन, ये इसको क्या बोलते हैं, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में बोलते हैं। 2 डायमेंशनल स्ट्रेस अप्लाइड, ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन इज 0, नहीं ये 0 नहीं होता है, ये नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो होता है, और ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बात करेंगे अगर हम,
प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बात करें तो अगर सपोज दैट सिग्मा जेड अगर 0 हम मान के चल रहे हैं तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में लिखते हैं। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा जेड बाई ई माइनस माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई ई, ठीक है, माइनस सिग्मा ये हो गया इक्वल टू जी करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा जेड बाई ई इक्वल टू लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो म्यू कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई। तो अब ये क्या हो गया, सिग्मा वाई एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई और ई सबका कट गया। तो स्ट्रेस क्या होगा, जेड डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन लिख रहे हैं, स्ट्रेन को अगर हम जीरो करें तो स्ट्रेस क्या हो गया, नॉन जीरो आ रहा है, ये जीरो नहीं, जीरो के बराबर नहीं आया। स्ट्रेस इन जीरो परपेंडिकुलर प्लेन, देन द strain in the direction under the plane stress condition, the strain in the direction perpendicular to the plane is zero। ये आपको इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेन इन द डायरेक्शन जीरो नहीं होता है, ठीक है। द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस में अकर साइमल्टेनियसली ऑन अ प्लेन। नॉर्मल स्ट्रेस जो है परपेंडिकुलर में लगता है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। शियर स्ट्रेस जो होता है ये पैरेलल टू प्लेन होता है, पैरेलल टू प्लेन होता है। लेकिन अगर आप प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की बात कर रहे होंगे तो ये प्लेन में हो सकता है, तब ये हो सकता है। तो ये तीसरा आंसर आपका तब सही होगा, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, वन और थर्ड, वन थर्ड आंसर हो जाएगा 313 का। कौन सा, 313 का आंसर हो जाएगा डी। 313 का आंसर डी मार के चलेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 314 पे आइए। Which of the following is the correct representation of idealized stress curve of perfect plastic? परफेक्ट प्लास्टिक की बात कर रहा है द मटेरियल, ये कौन सा है, अगर परफेक्ट प्लास्टिक ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक या फिर इसको लीनियरली इलास्टिक बोलते हैं, लीनियर इलास्टिक। ये लीनियर इलास्टिक है, ये परफेक्ट प्लास्टिक है, परफेक्ट प्लास्टिक है। ये क्या है, इलास्टिक, ये कौन सा है, ये है आपको इलास्टोप्लास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक बोलते हैं, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, ये होता है इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। तो परफेक्ट प्लास्टिक का कौन सा मटेरियल हो गया, 314 का आंसर हो गया, 314 का आंसर हो गया बी। 315 पे आइए। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज जीरो, इलिस्ट्रेट दैट। पॉइजन रेशियो जीरो किसका होगा, आपको बताया था रिजिड मटेरियल का होगा, रिजिड मटेरियल का पॉइजन रेशियो जीरो, और रिजिड मटेरियल और कॉर्क का आपको क्या बताया था, COR के कॉर्क का भी आपको क्या बताया था, पॉइजन रेशियो जीरो बताया था, और किसका जीरो बताया था, और एक मटेरियल का जीरो बताया था आपका कौन सा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसका भी आंसर होता है जीरो, इसका म्यू का भी वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मटेरियल हो जाएगा रिजिड मटेरियल, 315 का हो जाएगा ए, 315 का हो गया ए। 316 पे आइए। 316 पे द रॉड 20 रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, कैरिंग एन एक्सियल टेंसियल लोड 40 किलो न्यूटन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप। आपको ये फॉर्मूला बता रखा है सिग्मा, ये टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए अब तो आ रहा होगा फोर्स पर यूनिट एरिया या इसको पी पर यूनिट एरिया भी हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 40 किलो न्यूटन, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया, और इसमें एरिया रखिए 20 mm का, 20 गुना 20 mm स्क्वायर का, न्यूटन पर mm स्क्वायर एम्पियर बना देगा। और ये कितना हो गया, 20 विसंगा 400, और तो 40 कट गया, और ये 10 एक जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 MPa। ये सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो गया 100 MPa। आप इसका आंसर मैच करके चलेंगे, 316 का आंसर हो जाएगा कौन सा, 316 का आंसर हो गया आपका बी। 317 पे आइए। 317 पे आइए। द विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम स्ट्रेस रेजिस्टेंस डायग्राम ऑफ एनी मटेरियल, विच काइंड ऑफ द मटेरियल इट इज। देखिए ये क्या है कि हिस्टैरिसीस लूप बना रहा है, तो ये किस टाइप का मटेरियल होगा वो बताइए। प्लास्टिक मटेरियल तो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाता है, ये नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा। लीनियर इलास्टिक मटेरियल का अभी आपको डायग्राम बताया था। लीनियर इलास्टिक मटेरियल का ये होता है जो कि आपको लोड करेंगे और फिर अनलोड कर देंगे तो सेम पाथ को फॉलो कर देगा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लीनियर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल का आपको डायग्राम आपको नहीं पता होगा तो नॉन लीनियर इलास्टिक नॉन लीनियर का ये होता है, ठीक है। तो ये भी आपको एक तरफ से तो हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है। और विस्को इलास्टिक मटेरियल ये हो जाएगा जो ये स्टेरिसिस लूप बना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 317 का डी हो जाएगा। 317 का डी हो गया। 318 पे आते हैं। 318 पर मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड E mu alpha of the Young's modulus, Poisson's ratio and coefficient of thermal expansion respectively. The ball is free to expand. ये देखिए फ्री टू एक्सपेंड लिखा हुआ है। देन द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ऑफ डेवलप्ड इन द बॉल ऑफ द टेम्परेचर चेंज। हाइड्रोस्टैटिक जब फ्री एक्सपेंड लिया तो थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक कितना डेवलप हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप हाइड्रोस्टैटिक यानी कि ये जीरो हो जाएगा आंसर। आपको ये कंसेप्ट सारा बता रखा है पूरे डिटेल में। अब आइए शियर स्ट्रेन इन वाई जेड डायरेक्शन इज गिवन एज। देखिए आपको अभी वाई जेड में पूछा है तो स्ट्रेन इन, अगर आपको शियर स्ट्रेन इन वाई और जेड डायरेक्शन में पूछा है तो क्या रखिएगा, प्लस प्लस वाई का, वाई के डायरेक्शन में रखा है तो इसको लिखिए डी वाई और जेड के डायरेक्शन में उसको डी जेड। डी जेड का क्या लिखते हैं डेल डब्ल्यू और इसको क्या लिखते हैं वाई का क्या लिखते हैं वी। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड। आपका 319 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रेन और आपको बता देता हूँ मैं, ये याद रखिएगा बहुत जगह पूछ लेता है। अगर एक्स वाई डायरेक्शन के लिए पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सेम उसी टाइप से इसको लिखेंगे डेल एक्स, इसको लिखेंगे डेल वाई। अब डेल वाई का क्या होता है डेल वी और डेल एक्स का क्या होता है डेल यू। और अगर स्ट्रेन इन आपको शियर स्ट्रेन इन पूछ लिया वाई और जेड डायरेक्शन में तो क्या लिखोगे, वाई और जेड डायरेक्शन में सेम लिखोगे, वाई का लिखोगे डेल वाई और यहाँ पे लिखोगे क्या डेल जेड, डेल जेड का लिखोगे डेल डब्ल्यू और डेल वाई का लिखोगे डेल बी। ये आ गया आंसर आपका। और बाकी आपको इसी टाइप से मैच कर लीजिए। आपका आंसर आ गया 319 का आ गया, 319 का हो गया बी। और 320 पे आइए, 320 पे आते हैं। 320 पे क्या आ रहा है, 320 पे आया हुआ है आपका the region of the stress strain curve between the elastic limit and point of rupture। क्या पूछा है, the region in the stress strain curve। पहले तो stress strain curve बनाते हैं हम आपको। ये आपका stress strain curve between the elastic limit and point of rupture। देखिए ये है क्या प्रोपोर्शनल लिमिट, ये है इलास्टिक लिमिट, ये है अपर यील्ड पॉइंट, ये है लोअर यील्ड पॉइंट, ये है आपको फ्रैक्चर। तो आपको पूछ रहा है इलास्टिक लिमिट के बाद। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ तक अनलोड करेंगे तो मटेरियल लिगेन कर लेगा, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम डिफॉर्म करते हैं, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है आपका, ये स्ट्रेस है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफॉर्म करेंगे तो ये जो एरिया होता है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इसमें होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पाइए, द रीजन विच ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड पॉइंट ऑफ रप्चर। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, 320 का आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। आप आंसर अपना कमेंट कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक फ्रैक्चर होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं इसको। इसके आगे जो भी होगा उसको चलिए ये बोलते हैं। चलिए इसके बाद आंसर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 321 क्या आ गया ये 321 पे आइए। अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 300 mm स्क्वायर एंड सेल्फ वेट इतना किलोन्यूटन वर्टिकली यूनिफॉर्मली फिक्स्ड एट द टॉप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना ना, व्हाट इज द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द बार ड्यू टू द सेल्फ वेट। टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार ड्यू टू द सेल्फ वेट आपसे पूछा है, तो स्क्वायर एंड सेल्फ वेट दे रखा है। अब आप इसमें आपको कंसेप्ट बता रखा है क्या, इसका टोटल इलॉन्गेशन वेट के टर्म में देखना है। इसका सिंपल वेट भी दे रखा है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है WL ओवर 2AE। वेट को रखिए, वेट को रखेंगे तो कितना वेट दे रखा है 6 किलो न्यूटन, तो 6 किलो न्यूटन और इनटू लेंथ दे रखा कितना, लेंथ दे रखा है आपको, लेंथ दे रखा 1 मीटर का, 1 मीटर।
और डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए एरिया रखिए, एरिया क्या रखा है 300 स्क्वायर एम एम, 300 mm स्क्वायर। और इसमें यंग्स मॉडल्स दे रखा है 200 जीपीए, 200 जीपीए को लिखेंगे 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसको अगर किलो न्यूटन को अगर हम न्यूटन बनाते हैं तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻³ से न्यूटन पर mm स्क्वायर ये कट गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर ये कट गया, ठीक है। और 10⁻³ ये कट गया, और ये कितना कट गया 1 मीटर। और 1 मीटर को अगर हम mm बना दें, mm में दे रखा है, तो इसको भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000। तो 1000 यानी कि हो गया कितना 6000 डिवाइड बाय 3 दूना 600 इंटू 200। अब डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 जीरो कट गया, 1 2 3 जीरो कट गया, और 2 तिया 6, 3 मरतबे, और 3 से कट गया 20। तो 1/20 इक्वल टू 0.0 0.0 20 पंचे 100 0.05। इसका 321 का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका सी। 321 का आंसर हो गया सी, ये आएगा mm में। और ये क्या है डेल्टा, ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन आप देख लेंगे। 322 का what will be the strain included in the steel bar of the length 20, what will be the strain induced in the steel bar of length दे रखा है इतना mm and subjected to tensile force इतना when the extension of the rod is equal to 0.4 mm, extension दे रखा है 0.4 mm। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड इन द स्टील इतना सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखते हैं पी एल अपॉन ए। डेल्टा एल बाय एल को क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल को लिखेंगे पी बाई ए इंटू ई, ये आपका स्ट्रेन है। और कुछ क्या रखा है व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द बार इतना, एक्सटेंशन ऑफ द बार 0.4 व्हाट विल बी द स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द स्टील बार, यही तो स्ट्रेन। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ कितना दे रखा है 0.4 बटा ओरिजिनल लेंथ कितना दे रखा है 200। व्हाट विल बी द स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द रॉड ऑफ द इतना सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेन। अब ये टेंसाइल स्ट्रेन पूछ रहा है इसमें, और इसमें आपको वैल्यू कौन सा नहीं दे रखा है 322 में आपको पूछ क्या रखा है इसमें, स्ट्रेन का वैल्यू पूछ रखा है ना। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ करेंगे, यही तो है चेंज इन लेंथ 0.4 mm, स्ट्रेन ही तो पूछ रखा है। ये तो पी एल अपॉन ए डेल्टा लिखते हैं, इसको स्ट्रेन में लिखने की जरूरत क्या है, स्ट्रेन को सीधा लिखिए, स्ट्रेन को सीधा लिखिए, सीधा लिखना है, छोड़िए ये हम अलग ही जा रहे थे। यहाँ पे स्ट्रेन को लिखते हैं क्या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ दे रखा है कितना 0.4 mm, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 0.4 mm। और लेंथ कितना दे रखा है 200 mm का, 200 mm का, तो mm से mm कट गया, 0.4 का कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा नीचे, और ये 2 से कट गया 2 मरतबे, तो ये क्या कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ और ये इसको क्या लिखेंगे 0.002, ये हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का 322 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 322 का आंसर हो जाएगा 322, 324 पे आइए 22 23 पे आते हैं 323 पे। अ लोड ऑफ 100 किलोमीटर सडनली एक्ट इन द बार, सडनली एक्ट इन द बार, देन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ दे रखा है इतना, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या लिखते हैं पी बाई ए, और सडनली अप्लाइड किया तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो मैक्सिमम देन द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा पी सडनली अप्लाइड 100 किलोन्यूटन, 100 किलोन्यूटन को बनाइए न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। और बाय एरिया लिखिए, एरिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है इंटू 2 करिए, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर बनाएंगे तो 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा mm स्क्वायर हो जाएगा। तो कट गया ये 4 3 1 4 0 1 2 3 4 0 कट गया, तो कितना हो गया 10 न्यूटन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 20, ये कितना है 20 न्यूटन पर
mm²। 323 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 323 का आंसर हो गया बी। 324 पे आइए, 324 पे। इफ द ऑल डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार आर इंक्रीज्ड इन द प्रोपोर्शनल टू n:1, n:1, then the proportion, then which of the maximum stress induced in the bar is own weight। तो ओन वेट की वजह से क्या लिखते हैं? डेल्टा लिखते हैं, चेंज इन लेंथ लिखते हैं गामा एल स्क्वायर ओवर 2e। और अगर इंक्रीज द प्रोपोर्शन व्हिच ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार, मैक्सिमम स्ट्रेस का पूछा है, तो स्ट्रेस पूछा है तो लोड के टर्म में तो लिखना पड़ेगा। ये तो गामा के टर्म में लिख दिया हमने। गामा को अगर यूनिट वेट, इसको अगर हम इसको बताते हैं, अगर इसको यूनिट वेट को वेट के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको यूनिट वेट को यूनिट के टर्म में लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी इंटू रो इक्वल टू एम बाई बी होता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी ऑफ मटेरियल और डिवाइड बाय 2e। स्ट्रेस पूछा है ना, स्ट्रेस नहीं, देन द एरिया इंटू एल अपॉन 2e, गामा स्क्वायर ओवर 2e लिखते हैं। और लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है आपसे? यहाँ पे पूछा है आपको मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस पूछा है। तो ये चेंज इन लेंथ नहीं पूछा है, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है तो मैक्सिमम स्ट्रेस को P बाई ए लिखते हैं, और P यानी कि लोड है ये, तो लोड को गामा के टर्म में लिखेंगे तो लोड को W इंटू रो इंटू ये W इक्वल टू क्या लिखते हैं? फोर्स को क्या लिखते हैं? देखिए रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं, और यहाँ पे वेट के टर्म में दे रखा है तो मास बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास हो जाएगा। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ हो गया, ये हो गया मास। तो इसको लिखेंगे क्या? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ हो गया डिवाइड बाय एरिया हो गया। तो ये कट गया, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लेंथ के। अब बोल रहा है कि जब सारा इंक्रीज कर रहे हैं n:1 का, तो कोई भी प्रोपोर्शनल नहीं है, सीधा ये भी क्या होगा? n:1 ही का होगा, एक ही वेरिएबल है और इसको n:1 का कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? n:1 ही होगा, n:1 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सेम रह जाएगा n:1। इसका आंसर 324 का आंसर हो जाएगा डी। 325 पे आइए, इसका आंसर हो गया आपका डी। 325 पे आइए। द मेटल बार ऑफ लेंथ 200 mm इज इंसर्टेड बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इतना एंड द यंग्स मॉडुलस इतना, देन द स्ट्रेस इन द बार। सिग्मा थर्मल पूछा है। सिग्मा थर्मल को क्या लिखते हैं? सिग्मा थर्मल को लिखते हैं ई अल्फा डेल्टा टी। यंग्स मॉडुलस लिखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2 × 10⁵ एम्पियर में एम्पियर रखिए, और अल्फा दे रखा कितना? 15 × 10⁻⁻6, और डेल्टा टेम्परेचर क्या रखा है? क्योंकि इंसर्टेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट में है तो डेवलप तो होगा ही। और इसके बाद देखिए क्या डेल्टा टेम्परेचर ना, डेल्टा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कट गया। चलिए, तो इसको 15 × 45 दूना 90, और 10⁵ 15 × 45 1 और 5 6, और ये 6 कट गया, तो 90 MPa हो गया। सिग्मा थर्मल कितना आ गया? 90 MPa। आपका आंसर, सॉरी ये नहीं, 90 MPa, 90 MPa करना है। आपका आंसर हो गया 90 MPa में, 90 MPa हो गया आंसर सी। तो 325 का आंसर हो गया सी। 326 पे आते हैं। 326 पे आइए। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिग्री में द स्ट्रक्चर स्टील इज रिस्पेक्टिव टू द ग्रेड ऑफ स्टील। देखिए, स्ट्रक्चर स्टील का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अभी आपको बताया था स्टील के केस में, स्टील के केस में होता है कितना? चलिए, मैं आपको सारा ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू आपको मैं लिख के ही दे देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा ऑफ स्टील की बात करें तो ये होता है 12 × 10⁻⁻6
अल्फा ऑफ कंक्रीट की बात करें तो इसको भी लेके बात चलते हैं 10⁻⁻6 और कहीं कहीं ये 11 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 भी दिख जाता है। ये होता है एक्चुअली 10 से लेकर के 12 इंटू 10⁻6 नॉर्मली लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम 12 के हिसाब से ही आपको बता के चल रहा है। ठीक है, 12 के हिसाब से चल रहे हैं, या 12 लिखिए या फिर 11 लिख लीजिए। 12 और 11 इंटू 10⁻⁻6 भी कई जगह आपको मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा। मैंने आपको ये बताया है, अगर कंक्रीट में लेके चलेंगे तो यही होगा। अल्फा स्टील का लिख दिया, अल्फा कॉपर का भी आपको पता होना चाहिए। ये अल्फा कॉपर और अल्फा एल्युमिनियम, ये जो अल्फा कॉपर और अल्फा एल्युमिनियम है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिले भी होंगे। अल्फा कॉपर होता है 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सारा पर डिग्री सेंटीग्रेड में है, पर डिग्री सेंटीग्रेड में है। और ये हो गया, इसके बाद एल्युमिनियम का आएंगे तो एल्युमिनियम का लिखते हैं 23 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और लिख लीजिए अल्फा ऑफ ब्रास का। ब्रास का कितना लिखते हैं 19 इंटू 10⁻⁻, ब्रास का कितना है 19 इंटू 10⁻6, 19 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाता है आपका, ये थर्मल ऑफ कोफिशिएंट है। तो अल्फा ऑफ स्टील का कितना लिखेंगे, यहाँ के लिए तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ के लिए तो हमारा वैल्यू यही हो गया। तो हम ये भी ये लेके चलते हैं 12 इंटू 10⁻6, आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 326 हो गया, 327 पे आते हैं। 327 नहीं है, 327 क्वेश्चन नंबर नहीं है, 326 खत्म हो गया। चलिए, तो आपका ये चैप्टर जो है सो खत्म होता है। ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यहाँ से खत्म होता है। अगला टॉपिक आएगा आपका एसएफडी और बीएमडी। ठीक है, तो अब एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले एक काम करिए, एक काम क्या करना है आपको कि मेरा बात मानिए। आप जो है एक पेज लीजिए, उसमें जितना फॉर्मूला आपने रखा होगा वो तो लिखा ही रखा, सबने सब कुछ लग रखा है। आप एक जगह आपने इतना एनालिसिस के बाद आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि कोफिशिएंट पॉइजंस रेशियो के सवाल आपको बहुत ज्यादा मिले होंगे। पॉइजंस रेशियो के सवाल मतलब कौन सा, इलास्टिक कांस्टेंट के 4 फार्मूले, इलास्टिक कांस्टेंट के ई, जी, के और म्यू, इसके 4 फार्मूले, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के सारे वैल्यू, और मतलब जो अभी लिखवाया है, अभी आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में लिखवाया है, यंग्स मॉडुलस जो जितने भी मटेरियल के हैं वो, और एक जगह आप लिख दीजिएगा। मैंने कई बार डाटा ये सारा आपको दे रखा है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही वीडियो को, अगर ये सारा वीडियो अभी तक का आप देखोगे ना, तो इसमें ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा डाटा मिलेगा। और ये कम से कम 40% क्वेश्चन हर एक पेपर में, मतलब आपको चाहे एसएससी दे लीजिए, कोई सा भी पेपर दे लीजिए, एसएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, कुछ भी पेपर दे लीजिए, आपको यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो ये कर लीजिए। उसके बाद पॉइजंस रेशियो का सारा लिमिट याद कर लीजिएगा। ठीक है, पॉइजंस रेशियो का और यंग्स मॉडुलस सारा मटेरियल का याद कर लीजिए। इतना चीज आप कर लीजिए, और एक परसेंटेज ऑफ कार्बन भी याद कर लीजिए, ये भी पूछ लेता है। ये आप 1-2 पेज, हार्डली आपके 2 या 3 पेज खर्च होंगे इसमें। ठीक है, अभी तक मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको 2 या 3 पेज का ही कंसेप्ट है, और ये बहुत जगह रिपीटेड होता है। और आप क्या इसमें रिमेंबर कर सकते हो, आप इसमें रिमेंबर कर सकते हो कि होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक और लीनियर इलास्टिक मटेरियल का, ऑर्थोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक, ये सारे का इलास्टिक कांस्टेंट और डेफिनेशन यानी कि फार्मूला क्या होता है वो। और तीसरा काम का आपको क्या करना है कि सारे इलास्टिक प्रॉपर्टीज का थ्योरी याद करना। थ्योरी मतलब क्या, डेफिनेशन याद करना सारे का, कि डेफिनेशन क्या क्या है। जैसे कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, फटीग, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, और परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाने के बाद डक्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और बाकी के प्रॉपर्टीज पे स्टील में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो। और उसके बाद ये चीज हो गया। अब इसके बाद इसमें आपको एक क्वेश्चन और मिला होगा जो आपको ईएसी और इसमें पूछा जाता है। अब मॉडिफाई हो गया तो ये हर जगह पूछा जाता है। जो आपको आज ही के क्लास में एक क्वेश्चन बताया था आपको कि 2 मटेरियल था, दोनों का डायमीटर अलग था, और उसका जो है आपको डिफ्लेक्शन निकालना था, किस फॉर्म में निकालना था वो आपको दिखा दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि ये इसी में पूछा हुआ है, तो उससे कर लीजिए। एक वो हो गया आपको, और इसमें आपको क्या बच गया। और एक चीज और आपने गौर किया होगा, तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है कौन सा, जो इलास्टोप्लास्टिक का होता है, परफेक्टली प्लास्टिक, रिजिड और इलास्टिक मटेरियल, और स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टोप्लास्टिक और लीनियर स्ट्रेन का, और
इलास्टिक मटेरियल का। ये जो 7-8 ग्राफ मैंने आपको एक जगह बता भी रखा है इसी चैप्टर में, ये 8 के 8 इतने चीज़ को आप कर लीजिए, आप गौर करेंगे कि ये 2 से 3 पन्ने का कंसेप्ट होगा नहीं हार्डली, और इतने में आपके ये 200 करीब करीब मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए अभी आपको, करीब करीब मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं 250 से ऊपर कराया है, 250 के करीब नहीं कराया, ये आपको करा दिया, सॉरी 326 क्वेश्चन कराया है। आप समझ रहे हो, आप कोई भी बुक उठाओगे तो इतने क्वेश्चन पहले मटेरियल के आपको नहीं मिलेंगे। आप, मैं तो कहता हूँ कि आप ईएससी का भी उठाओगे तो आपको 50% क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, 50 नहीं भी बनेगा तो 30-40 तो बन ही जाएगा। इसमें कई बार कंसेप्ट ईएससी का भी यूज हो रखा है। एक थर्मल, हाँ एक चीज़ और, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाला आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा होगा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन इसमें होगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर स्टर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, और बार रिजिड होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, उसके सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं। तो ये सारे आप नोट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा बूस्ट मिलेगा। और बस 2 मिनट की बात थी, आप समझ लीजिए आपको तैयारी में ये पहला टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए आपको मैं बोलूँगा ये आप बना लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते रहिए, रिवीजन में डालते रहिए। और पहला टॉपिक खत्म हुआ, अब हम क्या करेंगे कि दूसरा टॉपिक पे आएंगे, एसएफडी और बीएमडी पे। ठीक, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे, और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं उसमें 2-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पर्पज से आपको कन्वेंशनल के हिसाब से बता दूंगा, ताकि उससे 10 न्यूमेरिकल, 10 ऑब्जेक्टिव आपके ऐसे ही डील हो जाएंगे। तो किसी चीज़ को रटना नहीं है, उसको समझ के करेंगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक को ख़त्म किया हमने आज, और इसी तरीके से आप इसको शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। और बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना फीडबैक कमेंट के रूप में डाल सकते हैं। और आशा करते हैं कि मैंने आपको बहुत सारा इसके कंसेप्ट आपको रिकॉल करवाया होगा। मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन लंबे लंबे वाले नहीं कराए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कहीं पे भी, इसलिए आप इसको रिकॉल करिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं और मिलते हैं। और इसका आंसर सारे पीडीएफ के नीचे डाला हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक आप इसको रिकॉल करिए और मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।